हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम फिर से एक बार एसएससी जीडी के लिए जो 10 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें मैथ का पोर्शन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम रीजनिंग का पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर जो है वो आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दोस्तों आपको दिया गया है 6 लड़कियां डी के एम पी आर और एस एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है तथा पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में है और डी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है और के एस के दाईं ओर ठीक बगल में और एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। के और डी के ठीक बगल में कौन बैठी है। तो दोस्तों 6 लोगों की यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट की बात की है। जो 6 के 6 कैंडिडेट यहाँ पर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हैं और सारे के सारे केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो देखिए इसको करना बड़ा ही ईजी होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं और इस सर्किल के अंदर अगर हम यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करें, इस सर्किल के अंदर हमें जो है दिया गया है 6 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट। तो अगर हम यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 के 6 कैंडिडेट हैं जो केंद्र की तरफ चेहरा करके बैठे हैं। मतलब कुछ इस तरीके से बैठे होंगे, सबका चेहरा केंद्र की ओर है। ये इसका केंद्र हो गया, सेंटर पॉइंट। अगर हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट, तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ से उठाएंगे। इस स्टेटमेंट को हम यहाँ से फॉलो करेंगे। यहाँ पर दिया है एस आर के बाईं और तीसरे स्थान पर है। दोस्तों जब भी सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर लोग केंद्र की तरफ चेहरा करके बैठते हैं तो अगर हमें इस तरीके से घूमना पड़ता है जिसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज वाली रोटेशन जो होती है वो दाईं ओर वाले हिस्से को दर्शाती है। मतलब किसी भी व्यक्ति के, अगर कोई व्यक्ति केंद्र की तरफ चेहरा करके यहाँ पर बैठा है तो इसके ये वाला जो साइड होगा, राइट हैंड साइड, ये दाएं को दर्शाएगा और इस व्यक्ति की ये वाला जो साइड होगा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वो हमेशा बाएं वाले हिस्से को दर्शाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी दायां बोलेगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और बाएं के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो यहाँ पर बोला हुआ है एस आर के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो एस आर के बाईं ओर बैठा है तो सबसे पहले हम आर को फिक्स कर देते हैं। मान लो आर हमने यहाँ बिठा दिया तो आर का दायां तो इस साइड में होगा और बायां इस साइड में होगा। तो हम बाईं ओर के लिए यहाँ पर बोला है एस आर के बाईं और तीसरे स्थान पर, इसका बायां इस साइड में पहला, दूसरा, तीसरा, इस स्थान पर दोस्तों हमने एस को बिठा दिया है। तो ये लाइन कंप्लीट हो गई है। फिर इसने कहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में पी आर के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। तो आर का दाईना दोस्तों ये होगा, तो पी यहाँ पर दाईं और ठीक बगल में बैठा है। तो ये स्टेटमेंट भी हम काम में ले चुके हैं। और डी के बाईं और ठीक बगल में बैठा है और इसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू किया है इसने। पी आर के दाईं और ठीक बगल में बैठा है और डी के बाईं ओर, तो डी के बाईं ओर बैठेगा तो डी यहाँ बैठा देंगे, डी का बायां इधर होगा, दायां इधर होगा, डी के बाएं ठीक बगल में पी बैठ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी हम काम में ले चुके हैं यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा है एम आर के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। एम आर के बाईं और, आर का बायां दोस्तों ये होगा तो एम यहाँ पर बैठ जाएगा आर के बाईं और ठीक बगल में। के एस के दाईं और ठीक बगल में बैठा है तो के एस के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। एस यहाँ पर बैठा है, एस का दायां इधर होगा तो एस के दाईं और यहाँ पर के बैठेगा। इस तरीके से हमारी 6 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में पूछा है के और डी के ठीक बगल में कौन बैठा है। तो के और डी के ठीक बगल में पूछा है। के और डी के ठीक बगल में दोस्तों कौन बैठा है, एस बैठा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो दोस्तों इन दोनों के मध्य जो रिलेशन है वही इन दोनों के मध्य रिलेशन होगा और वही नेक्स्ट वाले में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि UCE, अगर हम इसका क्रमांक देखें तो ये क्रमांक आता है 21, सी आएगा तीसरे नंबर पर, ए आएगा 5वें नंबर पर। इसका जो अनुपात दिया है वो हमें FEX के साथ दिया है। F आता है 6ठे नंबर पर, E आता है 5वें नंबर पर और X आता है 24वें नंबर पर। अगर आप यहाँ से यहाँ पर देखेंगे तो +1 हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर आप गौर करेंगे तो +2 हो रहा है और यहाँ से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो +3 हो रहा है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे P, G और S अनुपात TIS, तो इनके अगर हम क्रमांक देखें दोस्तों, P आता है आपका 16 नंबर पर, G आता है आपका 7वें नंबर पर, S आता है आपका 19वें नंबर पर। इसी प्रकार से T आएगा 20 नंबर पर, I आएगा 9 नंबर पर और S आएगा 19 नंबर पर। 19 से 20 वही आपका फिर से +1 हुआ, 7 से 9 फिर से आपका +2 हुआ
और 16 से 19 आपका +3 हुआ। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आपका पूछा है H, K और R के लिए पूछा है। तो H के R का जब आप क्रमांक देखेंगे तो दोस्तों H जो है वो 8 नंबर पर आता है, K 11 पर आता है और R आपका 18 नंबर पर आता है। तो सबसे पहले 18 में आप +1 करेंगे तो आपको 19 मिलेगा और 19 नंबर पर आता है S। अगर आप देखेंगे सब 3 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से ये जो 4th ऑप्शन है वो S से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट जब आप देखेंगे तो आपको +2 करना है तो आप 11 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 13 आएगा और 13 पर जो ABCD में अक्सर आता है वो आता है दोस्तों यहाँ पर आपका M। S के बाद में M देखो कि इस ऑप्शन में आ रहा है, इस ऑप्शन में ये ऑप्शन कट जाएगा और लास्ट ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप 8 के अंदर जब +3 करेंगे तो 11 आएगा और 11 नंबर पर आता है K। तो SMK आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि हमें इन दोनों के मध्य जो रिलेशन है वही रिलेशन डर्मेटोलॉजिस्ट का अगले शब्द के साथ निकालना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीडियाट्रिशियन का मतलब होता है कि पीडियाट्रिशियन वह ब्रांच होती है जिसमें बच्चों के ट्रीटमेंट से रिलेटेड डॉक्टर्स जो होते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं। और डर्मेटोलॉजिस्ट आपने देखा होगा कि डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा और बालों से संबंधित जो विज्ञान की शाखा होती है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 जो है उसमें स्किन मतलब त्वचा के बारे में बताया है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो त्वचा से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमें कुछ सीरीज दी गई है आकृति की। उस सीरीज को अगर हम गौर करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग में फर्स्ट में एक लाइन है, अगले में एक लाइन के साथ में ऐसा हिस्सा है, अगले के अंदर एक लाइन के साथ में ये एक और हिस्सा बढ़ गया है, 3 लाइनें हो गई है। नेक्स्ट के अंदर ये 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4 और अगले वाले में आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 कंप्लीट हैं और यहाँ पर से ये वाला हिस्सा जो है वो ऐसे आकर इसमें ऐड हो गया है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया। अब नेक्स्ट वाले में दोस्तों ये वाली आकृति जो है ऐसे पूरी हो जाएगी और ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों दिया गया है दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए इनकी किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। तो हमें यहाँ पर जो साइन दिए हैं उनको नहीं बदलना है, साइन तो सेम टू सेम ही रहेंगे। और अगर हम देखें संख्याएं बदलेंगी तो पहला साइन जो है वो गुणा का है, दूसरा साइन भाग का है, तीसरा साइन प्लस का है, चौथा साइन माइनस का है और उसके बाद में बराबर का साइन है। अगर हम देखें पहले में 14 और 15 को चेंज करने के लिए बोला है तो 14 को 15 के स्थान पर और 15 को 14 के स्थान पर जैसे हम नोट करेंगे तो यहाँ पर 14 भाग 3 हो जाएगा और 14 भाग 3, 14 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा और ना ही 3 8 से कटेगा, तो वैल्यू कंप्लीट आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकंड के अंदर अगर हम देखें 4 और 8 को बदलने के लिए बोला है तो अगर हम 8 के स्थान पर 4 रख दें यहाँ पर और गुणा 15 के स्थान पर 15 ही रहे, 3 के स्थान पर 3 रहे और 14 के स्थान पर 14 रहे और ये जो माइनस का 4 है इस 4 को किससे रिप्लेस कर दें, 8 से रिप्लेस कर दें। तो देखिए 15 में जब आप 3 का भाग देंगे तो ये वैल्यू आपको 5 देगा, 5 को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 20, 20 + 14 आपकी वैल्यू हो जाएगी 34 और 34 में से जैसे हम 8 घटाएंगे तो दोस्तों हमें मिल जाएगा 26। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दोस्तों बोला है वह विकल्प चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। मतलब इस आकृति में दी गई आकृति आपको 4 ऑप्शन में से छांटनी है कि कौन सी है। तो आप ये आकृति जब पहला ऑप्शन आप ढूंढेंगे तो ऐसा सीधा ट्राइंगल कहीं पर भी नहीं बन रहा है, ये वाली आकृति है तो सही परंतु उल्टी आकृति आप देख पा रहे होंगे, ये वाली आकृति उल्टी आकृति इस चित्र में दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड को चेक करने के लिए हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, नीचे वाले ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे आप ऑप्शन नंबर सेकंड पर आएंगे तो ये जो आकृति है इस तरीके की आपको आकृति कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही कि डबल लेयर कहीं पर भी नहीं है, बस ये एक लाइन में डबल लेयर है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम नीचे की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर 3 वाला जो ऑप्शन है ये वाली आकृति, तो डबल लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये डबल लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली आकृति यहाँ पर जो ये आकृति ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल प्लस में ये 2 लाइन, ऐसा ही ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है कि 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में प्रत्येक में 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच दूरियां समान है तथा वे एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। तो 2 पंक्तियों में 4 लोग ऊपर और 4 लोग नीचे की ओर देख रहे हैं। अगर हम गौर करें यहाँ पर तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था होगी कि 4 लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं और 4 लोग इसी तरीके से इनके सामने बैठे होंगे और इनके सामने बैठकर इनकी तरफ देख रहे होंगे ऑपोजिट। तो अगर हम इन लोगों को देखेंगे तो ये वाले लोग वे लोग होंगे जो दक्षिण दिशा में चेहरा करके बैठे होंगे और दक्षिण दिशा में चेहरा करने वाले लोगों के बारे में बोला है कि वो लोग LMNO हैं। तो ये कौन कौन से कैंडिडेट होंगे, LMNO।
और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बोला है उत्तर दिशा में मुंह करने वाले व्यक्ति कौन है, PQRS। तो ये वाले लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं और ऊपर की तरफ हम उत्तर दिशा लेते हैं तो यहाँ पर होंगे ये PQRS। ये 4 लोग कहाँ पर बैठे होंगे, उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठे होंगे। अगर हम इनको देखें जो नीचे की तरफ चेहरा करके बैठे हैं उनका दायां हिस्सा ये वाला होगा और ये वाला सिरा बायां सिरा कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर इनके हम ये वाला सिरा देखेंगे तो ये दायां सिरा होगा और ये वाला सिरा बायां सिरा होगा। पहला स्टेटमेंट ये वाली लाइन में दिया है आपको, n अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। तो n यहाँ पर होगा और यहाँ पर दाएं सिरा ये है, तो दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के n अपने पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के ठीक बगल में बैठा है, मतलब n यहाँ पर बैठा है। और आगे बोला है कि और उसका मुख आर की ओर है, मतलब n का मुख आर की ओर है, मतलब यहाँ पर कौन बैठा होगा दोस्तों, आर बैठा होगा। पहले वाले स्टेटमेंट से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद कहता है कि s अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, तो दोस्तों s यहाँ पर है और s के बारे में बोला है कि s अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। s इसमें बैठा होगा और बायां सिरा ये है तो s यहाँ पर बैठेगा। यहाँ तक बात हो गई दोस्तों। QR के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है QR के, तो R ये रहा, R के ठीक दाईं ओर Q यहाँ पर बैठेगा, QR के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और उसका मुख L की ओर है, तो दोस्तों Q के सामने हो जाएगा L। O अपनी पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा है, O यहाँ पर है और इसका बायां सिरा यहाँ पर है। तो लास्ट में पूछा है दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति में अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो दक्षिण दिशा में ये लोग बैठे हैं ऊपर वाले, और यहाँ पर 4 लोग बैठे थे जिनमें से 3 की व्यवस्था हो चुकी है, तो बाकी कौन है दोस्तों, M है। तो इस सिरे पर कौन बैठेगा, M बैठेगा। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फिर से दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को परस्पर बदलना है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, अब की बार साइन बदलने का क्वेश्चन है। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर संख्याओं को बदलने की बात की थी, अब की बार हमें चिन्हों को बदलना है। तो संख्याएं तो फिक्स रहेंगी, निर्धारित रहेंगी, तो 42, 12, 24, 84, 14 और 91 ये जो है ये तो बराबर रहने वाली संख्या है, केवल चिन्ह बदलेंगे। तो पहले मैं आपको बोला था गुणा और भाग बदलने के लिए, तो गुणा और भाग बदलेगा तो बाकी चिन्ह सेम टू सेम रहेंगे। तो यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर जो साइन है वो गुणा आ जाएगा और यहाँ पर साइन आ जाएगा भाग का साइन आ जाएगा, और बाकी चिन्ह सेम टू सेम रहेंगे। अगर हम पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 12 से जब आप 24 को गुणा करेंगे और 84 का भाग देंगे तो 24 भाग 84 आपको कभी भी पूरी संख्या नहीं देगा, पूरी कैंसिल आउट पूरा ये यहाँ पर नहीं होगा। और जब ये पूरा कैंसिल आउट यहाँ पर नहीं होगा तो इस कारण से हमें 91 मिलना पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें इन्हीं संख्याओं के लिए, हम 42, 12, 24, 84 और 14, 91 तो बराबर का साइन यही है, और प्लस और गुणा को अगर आपस में बदला जाए तो ये वाला भाग वाला साइन सेम रहेगा, और प्लस और गुणा को बदलें मतलब यहाँ पर गुणा आ जाए और प्लस के गुणा के स्थान पर यहाँ पर प्लस आ जाए और लास्ट में माइनस आ जाए, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जब आप इसको सोल्व करेंगे ये 12 भाग में 24, 12 में जब आप 24 का भाग देंगे तो आपको 1/2 मिलेगा, और 1/2 से आप जब 42 को काटेंगे तो आपको दोस्तों 21 प्राप्त होगा। अब अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ से 84 में से 14 जाएगा तो 70 बचेगा, और 70 + 21 आप देख पा रहे होंगे 91 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है एक निश्चित कूट भाषा में मंथ को इतना और ईयर को इतने के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में वीक को किस प्रकार से लिखा जाएगा। दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मंथ को लिखा है तो MONTH मंथ। अगर आप देखें आपने पढ़ा होगा कि M जो है वो A की तरफ से मतलब बाएं सिरे की तरफ से 13वां अक्षर है। इसी तरीके से अगर हम Z की तरफ से 13वां अक्षर देखेंगे तो M का उल्टा होता है N, और O का उल्टा होता है दोस्तों P, N का उल्टा होता है फिर से M, और T का उल्टा होता है G, और H का उल्टा होता है S। अगर हम इनके क्रमांक देखें तो N जो है वो 14 नंबर पर आता है, P जो है वो 16 नंबर पर आता है, M 13 नंबर पर आता है, G 7 नंबर पर आता है, S 19 नंबर पर आता है। आप देखेंगे कि ये 14, 16, 13, 7, 19 यही कोडिंग आपको यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार से ईयर को लिखेंगे तो ईयर जो है उसका भी अगर हम उल्टे अक्षर लिखेंगे तो उल्टा अक्षर जो है वो होता है Y का उल्टा B होता है, बाय करके याद रखते हैं। E का उल्टा V होता है, इवनिंग से याद रखते हैं। A का उल्टा Z होता है, आज से याद रख सकते हैं, और R का उल्टा I होता है, इंडियन रेल से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों B जो है वो 2 से, V जो है वो 22 होगा क्रमांक, और Z का क्रमांक आपका 26 होगा, I का क्रमांक 9 होगा। तो आपका यही क्रमांक आपको देखो यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपसे वीक का क्रमांक पूछा है तो WEEK। अगर आप देखेंगे W का उल्टा जो है वो आप देखेंगे D होता है, तो W का उल्टा होता है D। E का उल्टा भी आपको यहाँ पर भी बताया था V होगा,
और यहाँ पर भी ई का उल्टा वी होगा और के का उल्टा पी होता है, के पी, काला पानी भी याद रख सकते हैं, केविन पीटरसन भी याद रख सकते हैं। तो D4 4 हो जाएगा, डी का क्रमांक 22 का क्रमांक पर वी आएगा, यहाँ पर भी 22 क्रमांक पर वी आएगा और पी होगा 16 नंबर पर। तो 422 22 16, 422 22 16 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन के अंदर फिर से अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग जमाने के लिए बोला है। तो आप देखेंगे LO 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 सब में सेम है। अगर हम देखें यहाँ पर जो है इन दोनों पहले दोनों के अंदर N का प्रयोग हुआ है तीसरे स्थान पर, यहाँ पर V का प्रयोग हुआ है तीसरे स्थान पर, यहाँ पर U का प्रयोग हुआ है और लास्ट वाले में C का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों अगर हम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले स्थान पर ये आएगा, दूसरे स्थान पर अगर हम देखें दूसरे और तीसरे स्थान पर ये दोनों आएंगे, और चौथे स्थान पर अगर हम देखें तो चौथे स्थान पर ये आएगा और पांचवें स्थान पर आपका ये ऑप्शन आएगा। तो अगर हम देखें पहले स्थान पर ये आएगा फर्स्ट पर, सेकंड और थर्ड पर ये दोनों आएंगे, सेकंड और थर्ड पर ये दोनों आएंगे। कौन कौन से आएंगे वो देखते हैं उनके क्रम के अकॉर्डिंग। और फोर्थ स्थान पर ये आएगा और फिफ्थ स्थान पर ये आएगा। मतलब स्टार्टिंग किससे होगी 5 से और एंडिंग किस पर होगी 3 पर। तो 5 से स्टार्टिंग होगी और एंडिंग 3 पर होगी, वो केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में हो रही है। 5 से स्टार्टिंग 3 से एंडिंग, बाकी सब में एंडिंग 4 और 2 से हो रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम डायरेक्टली आंसर कह देंगे देखते ही। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर दोस्तों फिर से आपको एक सीरीज का क्वेश्चन दिया है, अल्फाबेट की सीरीज दी है। तो आप देख पा रहे होंगे डी जो है वो 4 नंबर पर आता है, जे जो है 10 नंबर पर आता है, पी 16 नंबर पर आता है। तो डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे 6 का डिफरेंस है। अगर हम 16 में 6 ऐड करेंगे तो 22 आएगा और 22 नंबर पर दोस्तों वी आता है। तो वी से देखो ये एक ऑप्शन नहीं है, 3 ऑप्शन वी से हैं। अगर हम देखें अंतिम ऑप्शन सबका अलग है, तो अंतिम वाले को देखेंगे ए जो है 1 पर आता है, जी 7 पर आता है, एम 13 पर आता है। अगर हम 13 में फिर से 6 ऐड करें तो 13 में 6 ऐड करने पर हमें मिलेगा 19 और 19 नंबर पर दोस्तों आपको पता है एस आता है और अंत में एस इसी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम क्या कह देंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे तो ये हमें एक न्यूमेरिकल की सीरीज दी गई है। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि हमें नंबर जो है वो दिए हैं 7, 50, 351, 2458 और नेक्स्ट संख्या में फाइंड आउट करने के लिए बोलिए। तो आप देखेंगे कि अगर आप 7 गुणा 7 करते हैं और प्लस 1 करते हैं तो 7 7 49 और 1 50 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले के अंदर फिर से आप 7 गुणा करते हैं तो 50 गुणा 7 करने पर आपको 350 मिलेगा, 1 जोड़ने पर 351 मिलेगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे गुणा 7 + 1, तो इसके अंदर भी आपको गुणा 7 + 1 करना है। आप इसको गुणा करेंगे तो ये आपको 8 7 56 देगा, 8 7 56 देगा। इकाई अंक दोस्तों क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और 6 में जैसे आप 1 ऐड करेंगे तो आपका इकाई अंक 7 होगा। आप गौर करेंगे एक ही ऑप्शन में आपको इकाई अंक 7 दिया हुआ है, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको दिया है कि एक अल्फाबेट दिया है कि BUYER, इसके लिए कोडिंग जो है वो आपको दिया है CSZCS, ये आपको कोडिंग दिया हुआ है दोस्तों। तो आप गौर कर पा रहे होंगे कि B से C के अंदर +1 हुआ है। अगर आप U से S को देखेंगे तो -2 हुआ है, Y से Z फिर से +1 हुआ है, यहाँ पर फिर से -2 हुआ है, यहाँ पर फिर से +1 हुआ है। तो आप देखेंगे +1 -2 +1 -2 +1 ये वाली सीरीज चल रही है। अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, C से D में 1 की वृद्धि हुई है, +1 हुआ है, H से F में 2 की कमी हुई है। इसी प्रकार से I से जब आप J देखेंगे यहाँ पर भी +1 हुआ है और नीचे फिर से अगर आप देखेंगे L से J फिर से -2 हुआ है, फिर D में E फिर से +1 हुआ है। तो आपका 1 1 बढ़ रहा है और 2 2 घट रहा है। तो यहाँ पर अगर आप डेथ के लिए देखेंगे तो DEATH, अगर आप इनके क्रमांक में पहले में 1 की वृद्धि करेंगे तो 1 की वृद्धि करने पर आपको मिलेगा E। अगले में आप -2 करेंगे तो -2 करने पर 5 में 2 घटाएंगे 3 मतलब C। अगर आप देखें E और C से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें दिया है दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार MN पर रखा है। मतलब यहाँ पर एक दर्पण लगाया हुआ है, ये एक दर्पण का काम कर रहा है। और अगर आप देखेंगे कि दर्पण के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें ऊपर नीचे वाले सिरे के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है और दायां बायां सिरा जो है वो पलट जाता है। तो जो 6 है उसका जो ये फेस है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे आकर के ऐसे इस तरीके से 6 बनेगा और दर्पण के पास बनेगा। तो सबसे पहले देखो इस तरीके से 6 इसमें भी बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। अगर हम 9 को देखेंगे, अगर हम 4 इसके बाद में जब आप गौर करेंगे तो देखो इसमें B, इसमें D, इसमें D, तो यहाँ पर B जो है वो भी उल्टा हो जाएगा और B उल्टा होकर के D बनाएगा। मतलब B जो है ये वाला B वो D बनना चाहिए, 6 के बाद इस तरीके से D बनेगा। तो D वाला ऑप्शन देखो, ये वाला ऑप्शन भी
नेगलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे ये जो अक्षर है यहाँ तक सेम टू सेम है, और ये वाला जो m है वो m जो है यहाँ पर n दे दिया है m की जगह, तो m के ऊपर जो फर्क पड़ेगा वो केवल इतना पड़ेगा कि ये जो इसका छोटा सा हिस्सा निकला हुआ है वो हिस्सा कुछ इस तरीके से निकलेगा कि ये m अब ऐसे 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 बनकर, और ये वाला हिस्सा यहाँ पर ऐसे बनेगा, ये वाला हिस्सा जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर तो m को n ही बना दिया गया है, तो ये ऑप्शन भी नेगलेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है, फिर से हमें एक अल्फ़ाबेट की सीरीज दी है, तो आप यहाँ पर गौर कर पा रहे होंगे कि U कितने नंबर पर आता है, 21 पर आता है, R जो है वो 18 पर आता है, L 12 पर आता है, I 9 पर आता है। तो आप देख पा रहे होंगे 3 3 की कमी हो रही है। 18 में जैसे आप 3 की कमी करेंगे तो पहला जो अंक है वो हमारा आएगा 15। इसी प्रकार से ई जो है वो 5 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, H 8 पर आता है। तो यहाँ पर प्लस की 3 की वृद्धि हुई है, प्लस 3 की वृद्धि करेंगे तो H 8 नंबर पर आता है, 8 में 3 की वृद्धि करेंगे तो हमारा अगला अक्षर आएगा 11। तो ये 15 पर तो आ जाएगा O और 11 पर आ जाएगा K। O K इन दोनों ये ऑप्शन जो है वो नेगलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम आगे देखें नेक्स्ट ऑप्शन को, R से O आ रहा है तो R 18 होता है, O 15 होता है, मतलब फिर से -3। तो हुआ क्या है, पहले -3 हुआ है, फिर +3 हुआ है, फिर -3 हुआ है, फिर +3 हुआ है। ये वाला क्रम कंटिन्यू सीरीज के अंदर चल रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो क्रमांक था ये कितना था, R। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको RHOE। इससे हमारी अगली सीरीज आएगी तो ये 18 है, ये 8 है, ये 15 है और ये 5 है। तो इसके अंदर जब हम 18 में -3 करेंगे तो हमारा 15 आएगा, इसमें 8 में +3 करेंगे तो हमारा 11 आएगा, 15 में -3 करेंगे तो हमारा 12 आएगा, और 5 में +3 करेंगे तो 8 आएगा। 15 पर O आता है, 11 पर K आता है, 12 पर L आता है और 8 नंबर पर H आता है। तो OKLH हमारा जो है ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, और उन स्टेटमेंट के आधार पर हमें यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं। तीनों स्टेटमेंट के आधार पर 3 निष्कर्ष दिए हैं, और हमें चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो दोस्तों वेन डायग्राम का बेसिक्स आपको पता होगा, फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं, तो कुछ के लिए दोस्तों हम डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके का बनाते हैं कि यहाँ पर हमने एक गोला बनाया है, यहाँ पर हमने एक गोला बनाया है, और कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं, तो कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं। तो इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा, कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं। तो इसको तो मैंने बना दिया है, कुछ पत्ता गोभी, ये पत्ता गोभी के लिए आया है, और ये चट्टान के लिए आया है, ये चट्टान के लिए आया है, चट्टान। अगर सभी चट्टाने पहिए हैं तो सभी के सभी चट्टाने पहिए हैं, तो चट्टान जो है वो पहिए के अंदर चला जाएगा। मतलब इस तरीके से हम कह देंगे कि ये चट्टान जो है वो पहिए के अंदर चला गया है। तो चट्टान जो है वो सभी चट्टान पहिए हैं। इस तरीके से आगे वेन डायग्राम बना देंगे। फिर कहता है कोई पहिया कैंची नहीं है, तो कोई भी पहिया कैंची नहीं है, मतलब पहिए का कैंची से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कैंची का एक अलग से गोला यहाँ पर बना दिया जाएगा। कैंची का हम यहाँ पर अलग से गोला क्रिएट कर देंगे। तो कैंची के लिए हमने एक गोला यहाँ से अलग बना दिया है। ये जो गोला है ये किसके लिए है दोस्तों, कैंची के लिए है। अब निष्कर्ष पर आते हैं। सभी पत्ता गोभी पहिए हैं, तो सभी पत्ता गोभी, ये पत्ता गोभी है यहाँ पर, सभी पत्ता गोभी, सभी पत्ता गोभी पहिए हैं। तो सभी पत्ता गोभी पहिए हैं ऐसा नहीं है, कुछ पत्ता गोभी पहिए हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। कुछ चट्टाने पहिए हैं, कुछ चट्टाने पहिए हैं, ये ऑप्शन देखो, चट्टान यहाँ तक फैली होंगी पूरे के अंदर, और यहाँ पर जो चट्टान होंगी वो कुछ चट्टान होंगी जो पहिए होंगी। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कहता है कुछ पहिए कैंची नहीं है, तो कुछ पहिए कैंची नहीं है, यहाँ तो सारे के सारे पहिए कैंची नहीं है, तो कुछ पहिए भी कैंची नहीं है, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अनुसरण ऑप्शन नंबर मतलब निष्कर्ष दूसरा और निष्कर्ष तीसरा दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में ऐसा दिया है, निष्कर्ष दूसरा और तीसरा दोनों अनुसरण करते हैं। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर फिर से हम एक नंबर्स के बारे में, क्वेश्चन नंबर 17 में फिर से हमें एक नंबर्स के बारे में सीरीज दी है। तो नंबर्स के बारे में सीरीज में चेक करते हैं क्या दिया हुआ है। 7 दिया है, 17 दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, 137 दिया है, 407 दिया है, फिर 1217 दिया है। तो अगर हम देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा 3 माइनस
4। तो अगर आप 7 × 21 में से 4 घटाएंगे आपको 17 मिल जाएगा। फिर 17 में से आप फिर से गुणा 3 और -4 करेंगे तो 17 × 51, 51 में से आप 4 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 47। और 47 को फिर से आप आगे चेक करें, 47 में गुणा 3 करके -4 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 137। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कागज मोड़ने का क्वेश्चन बन रहा है। तो कागज मोड़ने वाले क्वेश्चन के अंदर आप इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमें करना क्या है। एक कागज को मोड़ने की बात की है। पहले ये कागज पूरे इतनी लेयर में था, पहले ये वाली फोल्डिंग, ये वाली लेयर आधी इसके ऊपर फोल्ड होगी, फिर ये आधा वाला जो पोर्शन है इसके अंदर से भी 50% पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन इसके ऊपर आ जाएगा। अब इसकी जो कटिंग है वो इस शेप में की गई है। जब हम इसको खोलेंगे तो खोलते समय भी इसी सीक्वेंस में खुलेगा। पहले ये वाला जो सेम पैटर्न है वो इसमें बनेगा, और जब ये पैटर्न दोनों भर जाएंगे उसके बाद में जो इन दोनों में बना होगा वो सेम टू सेम उल्टा होकर के ऊपर की तरफ खुलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है हमें। ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार का है। ये ट्राइंगल कुछ इस प्रकार का है। जब हम इसके अंदर ट्राइंगल बनाएंगे तो ये ट्राइंगल जो है ये ओपन होगा, तो ये इस साइड में इस वाले कॉर्नर के अंदर यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। और अगर हम ये ट्राइंगल और ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पर बनेगा इस वाले इलाके के अंदर। जो दूर है वो दूर बनेगा, जो पास है वो पास बनेगा। सेम मिरर इमेज की तरह हम समझ सकते हैं। और अगर हम बात करें ऊपर वाले हिस्से में, तो जब ऊपर वाले हिस्से में हम ऐसी आकृति यहाँ पर ऊपर वाले में बनाएंगे तो इस वाले शीशे के पास में यहाँ पर उल्टा एक ट्राइंगल कुछ इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। एक ट्राइंगल यहाँ बनेगा और एक ट्राइंगल इस ट्राइंगल के जस्ट सीध में यहाँ पर ऐसे उल्टा बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल के सामने एक दूसरे की तरफ ऐसे नुकीले हिस्से होंगे और यहाँ पर भी ट्राइंगल के सामने ऐसे नुकीले हिस्से होंगे। अगर हम ऑप्शन में देखें तो पहले ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो पहले ऑप्शन में यहाँ पर देखो ट्राइंगल है, यहाँ पर भी ट्राइंगल है, लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल नहीं है। मतलब पहला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अब इस फोटो को आप ध्यान में रखें, ये वाली आकृति आपको जिस ऑप्शन में मिलेगी वही ऑप्शन राइट होगा। तो चलो मैं आपको नीचे ऑप्शन दिखाता हूँ। इस ऑप्शन के अंदर ऑप्शन नंबर 2 में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ये ट्राइंगल के सामने ये ट्राइंगल बन रहा है और दोनों ट्राइंगल एक दूसरे की तरफ नुकीले हिस्से हैं। और यहाँ पर भी देखें, ये ट्राइंगल के सामने ये ट्राइंगल बन रहा है और दोनों नुकीले हिस्से एक दूसरे के सामने हैं। और किसी भी आकृति के अंदर यहाँ पर देखें आप, थर्ड और फोर्थ के अंदर, थर्ड और फोर्थ में यहाँ पर ट्राइंगल है, यहाँ पर ट्राइंगल है, यहाँ पर ट्राइंगल है, बट यहाँ पर ट्राइंगल नहीं बना है। यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर ट्राइंगल है लेकिन यहाँ पर ट्राइंगल नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी नेगलेक्ट हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, ऑप्शन नंबर सेकंड, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर चारों की चारों शेप्स के अंदर आपको रेसिप्रोकल मतलब उल्टा ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमें दिया हुआ है दोस्तों कि यहाँ पर @ का मतलब है कि ए बी का पति है, एंड का मतलब ए बी की माता है, हैज का मतलब ए बी की बेटी है, और % का मतलब ए बी की बहन है। और ये आपका इसके लिए बोला है कि इसका आपका संबंध कैलकुलेट करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पहले वाले का संबंध दूसरे वाले से दिया हुआ है। तो हम पहले वाले को हम लेफ्ट से राइट की तरफ मतलब इस तरफ इसको सोल्व करने वाले, मतलब सबसे पहले हम इनको सोल्व करेंगे, फिर इनको, फिर इनको, फिर इनको, ऐसे लेफ्ट टू राइट की तरफ हम डायग्राम बनाएंगे। अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो पहले सबसे पहले % का साइन दिया हुआ है। % का मतलब होता है ए बी की बहन है, मतलब जी वी की बहन है। और जी वी की बहन है तो हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे कि यहाँ पर बोल दिया कि जी महिला है, महिला के लिए हमने वृत्त का प्रयोग किया है। तो जी जो है वो वी की बहन है मतलब समान पीढ़ी के अंदर है, और यहाँ पर वी बना दिया। वी का जेंडर अभी डिसाइडेड नहीं है, वी का जेंडर @ से डिसाइड होगा। @ का मतलब है ए बी का पति है, मतलब ये एक पुरुष होगा, पुरुष को हम ट्राइंगल से बना देते हैं, और ये पति है, पति के लिए हम पति पत्नी के लिए हम = का साइन यूज में लेते हैं। तो वी जो है वो पति है के का, अर्थात के महिला होगी, क्योंकि अगर वी पुरुष है तो के महिला होगी। महिला के लिए हमने फिर से वृत्त का साइन प्रयोग लिया है। फिर एंड का मतलब यहाँ पर दिया है, देखो एंड का मतलब दिया है ए बी की माता है, मतलब एंड का मतलब है के पी की माता है, के पी की माता है, मतलब पी जो है वो इसका बेटा या बेटी होगी, मतलब पी नीचे की तरफ बनेगा। और जी ये वाला जो है ये एक और संबंध दिया है हमें, और जी ये वाला जो रिलेशन है ये बोला है जी हैज़ एस। जी जो है हैज़ का मतलब होता है बेटी है, जी बेटी है एस की, जी बेटी है एस की, जी बेटी है एस की, मतलब एस या तो इसका पिता होगा या इसकी माता होगी। और % का मतलब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ए बी की बहन है, मतलब एस जो है वो बहन है किसकी, एस बहन है किसकी, एम की। और एम का जेंडर हमारे पास डिसाइडेड नहीं है क्योंकि इसके आगे कुछ और हमें नहीं दिया हुआ है। तो एम पुरुष भी हो सकता है और एम महिला भी हो सकता है। यहाँ पर पूछा है तो एस का पी से संबंध ज्ञात करें। एस का
पी से संबंध ज्ञात करें। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ना तो पी का जेंडर पता है, पी भी पुरुष और महिला कुछ भी हो सकता है, और एम का जेंडर भी डिसाइडेड नहीं है। तो सबसे पहले हमने इतने के लिए वेन डायग्राम, इतने के लिए डायग्राम बनाया, और फिर दूसरा डायग्राम को हमने यहाँ पर फिर से कनेक्ट किया है। इन दोनों के अंदर आप देख पा रहे होंगे जी जो है वो कॉमन है, तो एक बार जी से हमने इधर का हिस्सा बनाया, एक बार जी से हमने ऊपर का हिस्सा बनाया। अब एस का पी से संबंध ज्ञात करना है, तो मैंने आपको बताया था कि पीछे से आगे की तरफ चलेंगे, मतलब पी से एस की तरफ डायग्राम में चलेंगे। तो हम पी से एस की तरफ मतलब हम पी से ऐसे ऐसे घूमते हुए एस की तरफ आएंगे, और जो अंतिम रिलेशन निकलेगा वही फाइनल आंसर होगा। तो पी के लिए हम देखें, ये पी से ऊपर वाली पीढ़ी के अंदर एक महिला बैठी है जो डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है, मतलब के जो है वो पी की माता है, और माता का जो पति होता है वो पिता होता है, और पिता की जो बहन होती है वो बुआ होती है, और बुआ जो होती है उसकी माता, बुआ की माता दादी होती है, और बुआ की माता दादी होती है जो पिता की भी माता होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा 19 क्वेश्चन के लिए।